में नहीं आती है और वो हमारे बहुत सी इन चीजों के बारे में ऊटपटांग बातें भी बोलना शुरू कर देते हैं। परंतु भगवान राम की कथा और भी चीजों का संकेत देती है। देखिए, आजकल कहते हैं किसी का वक्त बुरा आ जाए और वो अच्छाई बुराई न समझ पाए, तो संस्कृत का एक बड़ा फेमस कहावत है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये पूरा श्लोक क्या है? न श्रूयते दृश्यते न निर्मिते दृश्यते कदैव न श्रूयते स्वर्णमयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसका अर्थ यह हुआ कि न कभी बना, न किसी ने देखा, न किसी ने सुना कि सोने का मृग होता है, परंतु इसके उपरांत भी रघुनंदन को भी तृष्णा ने ऐसा घेर लिया कि वो सोने के मृग के पीछे चले गए। इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस घटना का परिवार के लिए क्या संबंध है? आज की हमारी युवा पीढ़ी को ध्यान रखना चाहिए, इस सोने का मृग किसका प्रतीक है? मृग हिरन प्रतीक है एक सुंदर सौंदर्य, सुख और शांति। जैसे आप कहते हैं ना कि ये किसी टूरिस्ट प्लेस पे आप वन में गए तो सबसे पहला दृश्य क्या उभरता है कि अच्छी अच्छी पिक्चरस सीनरी है और उसके बीच में कहीं बत्तख चल रही है और कहीं हिरन दौड़ रहे हैं। तो हिरन प्रतीक है कि मन की सुख और शांति का, और सोना प्रतीक है धन संपत्ति का। सोने का हिरन अर्थात धन संपत्ति से मानसिक सुख शांति मिलती है, ऐसा कभी नहीं होता है। परंतु सीता जी जीवात्मा का प्रतीक हैं तो वो भ्रम में आ जाती हैं, और भगवान राम जो आपकी अंदर की परमात्मा शक्ति के प्रतीक हैं, वो कहते हैं कि सोने का हिरन नहीं होता। तो सीता जी कहती मैंने अपनी आंखों से देखा है। यानी ये द्वंद्व आपके अंदर चलता है। आपकी जो जीवात्मा है, मन, वो कहता है कि मैंने, वो आपकी परमात्मा शक्ति समझाती है नहीं भाई, उसमें सुख शांति नहीं। अरे आप कहते मैंने अपनी आंखों से देखा, देखो उसके पास गाड़ी बंगला है, कितनी सुख शांति से रह रहा है, मैंने देखा है। फिर क्या करते हैं? अपने अंदर की सारी कॉन्शियस एनर्जी को आप लगा देते हैं उसी मृग के पीछे, और जैसे ही वो डिटैच हो जाती है आपसे, यानी भगवान राम चले गए मृग को ढूंढने, अब क्या होता है? अब रावण आता है सीता हरण करने के लिए। अब जो रावण आता है तो वो क्या राक्षस का वेश बना के आया था? नहीं, साधु का वेश बना के आता है, और उसे पता है कि जब तक ये मर्यादा की सीमा रेखा में है तब तक तो मैं इसको अंदर जाके तो टच नहीं कर सकता, इनको किसी प्रकार बाहर लाना है। तो उन्हें तमाम प्रकार की अच्छी अच्छी चीजों को दिखाने का प्रयास करता है कि मैं एक साधु हूं, आपको उदारता दिखानी चाहिए, मुझे दान देना चाहिए, बाहर आइए। और जैसे ही सीता माता बाहर आती हैं, अब वो अपना असली रूप दिखाता है। बस ऐसी ही कुछ स्थिति आज हमारी युवा पीढ़ी की भी है। उन्हें समझना चाहिए कि हर दिखने वाला भेष बदले हुए व्यक्ति, पता नहीं इसमें से कौन रावण हो, जो तुमको बार बार यह प्रेरित कर रहा है कि मर्यादा की सीमा के बाहर आ जाओ। द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ दैट, तब तुम्हें उसका असली चेहरा समझ में आएगा। तो मैं यह कहना चाहूंगा अपनी युवा पीढ़ी से, और विशेषकर बेटियों से, कि एक वो कहावत है ना, रहीमन इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। तो मैं उसको यहां पर उलट के कहना चाहूंगा कि बिटिया इस संसार में संभल के चलियो जाए, ना जाने कब भेष बदल के रावण मिल जाए। और इसके लिए जरूरी है कि अपने माता पिता और परिवार की बातों को गंभीरता से लें, क्योंकि आपको लगेगा हम तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ये तो मॉडर्नाइज बात है, ये तो हम डेवलपमेंट की बात है, पुरानी बातें थोड़ी हैं। ये जो रावण आता है, ये मॉडर्नाइजेशन, लिबरलाइजेशन, एडवांसमेंट का ही चेहरा ओढ़ के आता है। आपको पता ही नहीं लगता कब आप उसकी गिरफ्त में चले गए। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे जो बच्चे हैं, यानी जो लड़के हैं, उनको भी बहुत गलतफहमी नहीं रहना चाहिए कि हम तो बड़े स्मार्ट हैं, हम तो जो चाहेंगे कर लेंगे। उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि भैया इस संसार में संभल के चलियो जाए, ना जाने कब भेष बदल के सूर्पणखा मिल जाए, क्योंकि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। पता नहीं किस ट्रैप में आ जाओ, और उस ट्रैप के बाद आजकल ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं।
इसलिए मेरा यह मानना है कि हमारे बच्चे जब तक इस बात को समझेंगे, देखिए ये जो ओपननेस, मीडिया, ग्लोबलाइजेशन, इसकी अच्छाइयां आती हैं तो कुछ बुराइयां भी आती हैं। हर चीज के साथ कोई ना कोई बुराई होती है। यदि आप अपने मूल से नहीं जुड़े रहेंगे, अर्थात अपने परिवार से नहीं जुड़े रहेंगे, तो इस बात की खतरा है कि हमारी कोई भी बेटी किसी भेष बदले हुए रावण के चक्कर में और कोई भी बेटा किसी नए रूप का स्वांग धरे हुए सूर्पणखा के चक्कर में पड़ सकता है। परंतु यहां पे मैं थोड़ा ये भी कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी कमी कहीं ना कहीं हमारे माता पिताओं की भी रह जाती है। हमारी पीढ़ी और इससे पहले वाली पीढ़ी तक में हम खुद ही एक ऐसे माइंडसेट से ग्रसित हैं कि हमें लगता है कि ट्रेडिशन को फॉलो करना तो बैकवर्डनेस है और ट्रेडिशन को छोड़ना ही मॉडर्न और एडवांसमेंट है। जब हमारे ही मन का यह भाव रहता है किसी के घर में, जी आपका बच्चा क्या बने, तो साहब हमारा बेटा या बेटी बस पढ़ लिख के बड़ी पोजीशन अटेन कर ले, बस और कुछ नहीं चाहिए। यही तो लोग कहते हैं ना, बस और कुछ नहीं चाहिए और चाहे जो करे। फिर जब वो बड़ा होके कोई बड़ी पोजीशन पे तो आ जाता है, फिर और कुछ नहीं जो चाहिए में से वो कुछ करने लगता है, तब आपको एहसास होता है कि वो कुछ कितना इंपॉर्टेंट था आपकी मानसिक सुख शांति के लिए। और इतना भी कहूंगा, उस बच्चे की भी मानसिक सुख शांति के लिए उसे बहुत देर में समझ में आता है कि मैं कहां पे जाके फंस गया। इसलिए इस बात की बहुत आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को भी शुरू से निरंतर इस बात का एहसास कराते रहें। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, अभी आपने देखा होगा कि एक इंटरनेशनल इंडेक्स ऑफ हैप्पीनेस की बात आई थी, तो दुनिया में सबसे संतुष्ट लोग, इंडेक्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, कौन लोग पाए गए? वो लोग नहीं जिन्होंने बड़ी बड़ी पोजीशंस पाई, बहुत बड़ा पैसा कमाया। वो लोग जिन्होंने अपने रिलेशंस को बहुत अच्छे ढंग से निभाया और उनको रिलेशंस में रिस्पांस भी अच्छा मिला। दे वर मोर सेटिस्फाइड। और रही बात इसकी कि कोई कहे कि मुझे बहुत सारा रुपया, पैसा, पावर, प्रेस्टीज, नेम एंड फेम, तो मैं पूछना चाहता हूं भाई, अगर आपके पास बहुत बड़ा बंगला, गाड़ी और रॉयल्स रॉयस जैसी गाड़ी हो और 50 साल की उम्र में मर जाओ, उससे तो बेहतर है कि एक नॉर्मल गाड़ी पे चलते हुए 85-90 साल तक शांति से जियो। क्या इफेक्ट, क्या चाहते हो? तो ये मत सोचिए कि मैंने ये पाया और पाने के साथ ही सब कुछ हो गया। बहुत कुछ इस संसार में ऐसी चीजें हैं, हमें इस बात की भी जरूरत है। कहीं ना कहीं हमारी तरफ से भी ये कमियां रह जाती, बच्चों को समझाने का। मैं एक व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं। हम लोग के, मतलब हमसे तो आयु में बहुत बड़े हैं, 20-25 साल बड़े होंगे, मगर उनसे हमारी मित्रता हो गई थी अमेरिका जाते हुए। तो दो लोग थे, दोनों बिजनेस पार्टनर थे। एक के दोनों बच्चों ने बहुत शानदार अमेरिका में जाके पढ़ाई करी, आईवी लीग यूनिवर्सिटी से दोनों पास आउट हुए, एक लड़का एक लड़की, दोनों ने अच्छी जॉब की और दोनों ने वहीं विदेशियों से शादी कर ली। और अब बुढ़ापे में स्थिति यह है कि जब हस्बैंड वाइफ दोनों कमजोर हो गए हैं, वाइफ की तबीयत ज्यादा खराब हुई, तो उनके मन में क्या विचार आ रहा है कि वहां पर तो ना असिस्टेंट मिलता है, ना सर्वेंट मिलता है, ना ड्राइवर मिलता है, और बच्चे अपने में मगन है, क्योंकि आपने सोचा बड़े बन गए, अब वो अपनी दुनिया में मगन है। हफ्ते में एक आध बार आपको फोन कर लिया, जरूरत हो तो आपके पास पैसा भेज देंगे, बाकी जरूरत नहीं है। तो अब वो सोचते हैं कि क्या हमें वापस भारत आ जाना चाहिए, कम से कम यहां पर सुविधाएं भी मिलेंगी और बात करने वाले नातेदार, रिश्तेदार और मित्र भी मिलेंगे। वहीं उन्हीं के एक दोस्त थे, उनके बेटे ने न सिर्फ भारत में शादी की, अपने ही शहर में शादी की, बल्कि इतना आश्चर्य हुआ कि अमेरिका में रह के कोई ये सोचे, चूंकि उसकी दादी की ऐसी इच्छा थी तो उसने अपनी कम्युनिटी में शादी की। तो मैंने उनसे पूछा कि आप दोनों लोग साथ साथ रहते थे, ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? तो जो दूसरे सज्जन थे उन्होंने कहा कि हम ये ध्यान रखते थे कि कैरियर में भले ही हमें थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़े, हम हर संडे उसे संघ की शाखा में ले जाते थे। हम रामायण महाभारत के सीरियल उनको अपना वीसीआर और टीवी पे दिखाते थे। भारत से कोई अच्छा व्यक्ति, कथावाचक, राम कथा कहने वाला आता था तो चाहे अपने प्रोफेशन में से कट करके ले जाना हो तो उनको वहां ले जाके सुनाते थे, बहुत सी बातें चर्चा में बताते थे। तो उन बच्चों का माइंडसेट अलग टाइप का बना, दूसरे का माइंडसेट अलग टाइप का बना। तो ये कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी है कि संस्कार जो हैं वो हमारे क्या बनते हैं और इसका महत्व क्या होता है। यह बात मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं